चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का जो है अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसमें गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल में और गुप्तोत्तर युग जो है दोनों का बात करेंगे। उस समय कौन-कौन था, गुप्त खत्म होने के बाद कौन-कौन आया, ये राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा गुप्त। गुप्त में कितने शासक थे, कब आए थे, कितने दिन तक रहे थे और गुप्त वंश में जो है क्या हुआ था, कौन से कर लगे थे। हम यहाँ तक ये भी पढ़ेंगे कि कितने मंदिर बने, कौन कहाँ से कहाँ राजधानी लाया, ये सारा आज हम पढ़ेंगे सिर्फ गुप्त काल में। अगर आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहेगा तो इसी तरह नरेंद्र अकेडमी का जीके जीएस चलता रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइएगा, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। बताएंगे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम था। क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त जो है स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए गुप्त राजवंश का जो है स्थापना की बात करें या गुप्त राजवंश की स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त का नाम आता है। और श्रीगुप्त का नाम आता है तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो है कब से कब तक रहे थे अपने सत्ते पे, अपने शासन किए थे स्थापना से लेके, तो 240 से लेके 280 ईस्वी की बात होती है। 240 से 80 ईस्वी तक जो है श्रीगुप्त का शासन रहा था, जो कि गुप्त वंश का स्थापना किए थे। अब चलते हैं। श्रीगुप्त को ही आदिराज नाम से या उपाधि से संबोधित किया जाता है, ये भी याद रखना है। तो आदिराज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीगुप्त को संस्थापक थे, ठीक है। और श्रीगुप्त का डेट अगर पूछ ले तो 240 से 280 ईस्वी तक वो सत्ता पे रहे थे, बस इतना जान लीजिए। आदिराज से संबोधित भी किया गया था। आगे चलिए, उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन महाराजा की उपाधि धारण किया था? श्रीगुप्त। तो आपसे ये भी पूछेगा आदिराज की उपाधि कौन धारण किया? श्रीगुप्त। महाराज की उपाधि कौन धारण किया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था, ये जान लीजिए, स्थापना किया था। ये क्लियर हो गए। आगे चलते हैं कि जबकि देखा जाए तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक था, तो इसका भी तो समय काल होगा, कब से कब तक जो है सत्ता पर रहा। तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक जो है सत्ता पर माना जाता है, ये रहता है, इसका शासनकाल माना जाता है और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो ये भी तो कोई उपाधि लिया होगा। जब हम श्रीगुप्त का जानते हैं कि आदिराज और महाराज का उपाधि लिया, तो ये भी लेगा, चंद्रगुप्त भी लेगा, चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा। तो कैसे? तो देखिए ये गुप्त राजवंश का जो है प्रथम शासक था, महाराजाधिराज की उपाधि लिया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ये जान गए। आगे बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सामंत का भी आरंभ किया था, शुरुआत किया था, जो कि कब से कब तक बताया जाता है? 319 से 320 में ये जो है गुप्त संवत का शुरुआत हुआ था। बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, जो महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, है ना। ये आप जानते हैं। श्रीगुप्त ने क्या लिया था? आदिराज का, महाराजा का उपाधि लिया था। ये महाराजा धीराज का उपाधि लिया था चंद्रगुप्त प्रथम, ये जरूर ध्यान रखना है। चलिए आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल, देखिए यहाँ पे क्या है कि गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। क्या किया? सोने के सिक्के जारी किया। कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से संबंध रखता है? गुप्त वंश से संबंध रखता है। चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक है, ये आप पढ़ चुके हैं ऊपर। और ये कौन सी उपाधि लिया था? महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, आप जानते हैं। और एक उपाधि और बताइए क्या लिया था। और इसी के समय गुप्त संवत जो है प्रारंभ हुआ था, ये भी जानते हैं आप। और चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल कितना से कितना था? देखे थे ना ऊपर, ये देखिए कब से कब तक था, ये ध्यान रखना है। 319 से लेके 335 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना है। और गुप्त संवत कब चालू हुआ था? तो 319 से 320 ईस्वी के आरंभ हुआ था, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और जान लीजिए इसी में। और सवाल क्या है कि उसने लिच्छवी कुल की, अगर लिच्छवी कुल की कहिए, लिच्छवी वंश की कहिए, कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी कुल की कन्या से, मतलब राजकुमारी से क्या किया? विवाह किया था। और विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो क्या पाया? तो वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया था, वैशाली राज्य अपने हिस्से में मिला लिया था, ये जान गए। और देखिए द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ही। तो आपसे ये भी पूछता है कि द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर कुमारी देवी की छवि बनवाया था। ये आगे सबसे पहला सवाल तो यही बना कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है, प्रथम ने क्या किया? सिक्कों पर कुमारी देवी की छवि बनवाया था, मतलब चित्र बनवाया था, ये आप जान गए। अब पृष्ठ भाग पर श्री वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति
को बनवाया था। तो देवी शिवाहिनी देवी दुर्गा मतलब दुर्गा जी का सिंह पे बैठा हुआ, ठीक है, आकृति को बनवाया था। किस पे? सिक्के पे। तो कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने दो काम किया सिक्के पे, एक तो कुमारी देवी की छवि बनवाया, चित्र बनवाया, दूसरा सिंहवानी देवी दुर्गा मतलब सिंह पे बैठा हुआ दुर्गा देवी की मूर्ति बनाया, चित्र बनाया था। ये ध्यान रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, बताइए कौन? तो वो था मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन। महेंद्र वर्मन मत निकला रहेगा, मेघवर्मन आना चाहता था भारत में, तो वो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। मेघवर्मन जो था वो समुद्रगुप्त का समकालीन था, मतलब समुद्रगुप्त के समय में ही था, तभी तो अनुरोध किया, है ना। तो समुद्रगुप्त के समकालीन माना जाता है, जो कि श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। और मेघवर्मन ही कहा था, अनुरोध किया था समुद्रगुप्त से, किसके लिए? बौद्ध विहार बनाने के लिए। और चलिए जानते हैं। अब जैसे पता कैसे चला? तो चीनी स्रोत के अनुसार, चीनी स्रोत से यह जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? कि मेघवर्मन ने उपहारों सहित एक दूत जो है समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। कौन भेजा? मेघवर्मन। मेघवर्मन था कौन? तो श्रीलंका का राजा था। ये पता कैसे चलता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा था मेघवर्मन? तो ये चीनी स्रोतों से पता चलता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, ये तो जान गए कि भेजा था, यहां तक तो जान गए। और साथ ही अनुरोध किया था, ठीक है, अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, मतलब बौद्ध विहार बना सके, बुद्ध भगवान के लिए बौद्ध विहार बना सके, अनुमति मिल जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बौद्ध वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाएगा। ठीक है, निर्माण करवाया। तो आपसे पूछेगा कि जब अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के पश्चात, जैसे ही अनुमति मिल जाता है, समुद्रगुप्त अनुमति दे देता है, तो वो बौद्ध वृक्ष के निकट, बौद्ध जो वृक्ष था उसके निकट लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए भव्य विहार निर्माण करवाया। फिर मतलब बहुत अच्छा बनवाया था। कौन बनवाया? श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने किसके लिए? बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनवाया था, भव्य विहार बनाया। और कहाँ पे बनाया? तो बौद्ध वृक्ष के निकट बनाया था। ठीक है, अब जानते हैं। लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए भव्य विहार बनाया था, आप अच्छे से जानते हैं। और ये कहाँ? भारत में बनाने की अनुमति हुई थी। और भारत में कहाँ? अब कहाँ है बौद्ध वृक्ष? बताइए, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे, तो कहाँ? बताइए, कमेंट बॉक्स में ये करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता जो माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अब चलिए जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। तो सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। किस था? रुद्र तृतीय जो था उसे पराजित किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ये जान लीजिए। और पश्चिम भारत किसे बोला जाता था? उज्जैनी को, जो कि उज्जैन है अभी। ठीक है, तो याद रखिए, पश्चिम भारत के अंतिम शासक था रुद्र तृतीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक जान लीजिए कि उसका सत्ता कब से कब तक रहा। तो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था, मतलब 375 से लेकर 450 तक जो है शासन रहा था। ठीक है, ये जान गए, ये सवाल क्लियर हो गए। शकों पर जो है विजय के उपरांत, शक पर जो विजय प्राप्त कर लिए थे, रुद्र तृतीय को हरा दिए थे। ठीक है, तो उपरांत क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि विक्रमादित्य और शकारी मतलब शकों का शत्रु की उपाधि जो है धारण की। और इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे ये पूछेगा कि चांदी के सिक्के जो जारी किया था, कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कब किया था? जब शकों को हराकर विजय प्राप्त कर लिया था, ये जान गए। अब पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन उपाधि ली? तो विक्रमादित्य की तो उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक जान लीजिए, शकों का शत्रु जो कहा जाता है, उसका भी उपाधि लिया था, जिसे कहा जाता है शकारी। तो शकारी की भी उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये समझ गए। पांचवें प्रश्न की बात करें, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? बताइएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है किस एक से संबंध है? तो आप जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त से।
किससे? समुद्रगुप्त से। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सुन लीजिए, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, ठीक है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना जो है प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की बात अगर करते हैं हम लोग, तो समुद्रगुप्त का समयकाल, सत्ता कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 335 है और 375 है, ईस्वी तक रहा था, जो कि 335 से लेकर 375 बोला जाता है, जो कि किसका शासन रहा? समुद्रगुप्त का रहा है। और इसका जो है कहाँ से मिलता है? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से मिलता है, याद रखिएगा। अशोक द्वारा निर्मित जो स्तंभ लेख था, जो स्तंभ लेख जो लिखवाया था, अभिलेख लिखवाया था अशोक द्वारा, जो कि कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में जो है स्थापित किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। तो इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया था। तो ये अशोक द्वारा जो निर्मित स्तंभ लेख देखते हैं, वो कौशाम्बी में था, जो कि अकबर क्या किया था कि इलाहाबाद ले आया था और इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। ये जान गए। आगे सवाल बनता है कि इस स्तंभ पर जो है जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। अब देखिए छठे प्रश्न की बात करें तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, चलिए फिर से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आप जानते हैं शको को हराया था, ये तो आप जानते हैं, जिसका अर्थ होता है, विक्रमादित्य का उपाधि जो लिया था उसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। पराक्रम का सूर्य कहा जाता है, विक्रमादित्य का मतलब होता है जो उपाधि लिया था, ठीक है। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां जो क्या क्या है ये भी जान लीजिए। तो आप देखिए विक्रमादित्य की शको को हराया था, इसलिए उपाधि विक्रमादित्य भी लिया था, एक शकारी उपाधि भी लिया था, जो कि शको को हराया था और शको का शत्रु भी कहा जाता है। तो ये उपाधि भी जो है विक्रमादित्य लिया था, जो कि हम पढ़ चुके थे। अब दो और उपाधि लिया है जो कि हम और पढ़ते हैं, और भी उपाधि है। तो देखिए विक्रमांक और परम भागवत और विक्रमांक भी उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। तो आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि याद है आपको? तो बताना होगा कि हाँ हमको तो दो तो याद ही है, विक्रमादित्य और शकारी उपाधि याद है, लेकिन दो और है, भागवत और विक्रमांक, ये दो उपाधि और जोड़ लीजिए, तो 4 उपाधि हो गए। और उपाधि है, अब देखिए इसे जो है आदि नामों से जाना जाता है। अब नाम से जाना जाता मतलब उपाधि ही है ये भी, ठीक है। तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो और नाम से जोड़ लीजिए कि क्या क्या नाम से बोला जाता था। तो देवगुप्त कहा जाता था, देवराज कहा जाता था, देवश्री कहा जाता। नाम हो तो वही तो उपाधि है ना, तो वो भी नाम है, ठीक है। ऐसे उपाधि और नाम में थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको इसमें जोड़ के चलना है, ये जान लीजिए। क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नाम बताइए, क्या क्या है, क्या क्या रखा गया है। तो ये जान लीजिए कि चंद्रगुप्त का नाम जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देवराज के नाम से भी जाना जाता है, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। द्वितीय का जो अगर उपाधि पूछे, उपाधि लिया जाता था जब कुछ वीरता वाला काम किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए उसके लिए। तो देखिए शको को हराया था तो शकारी हो गया, और फिर विक्रमादित्य की उपाधि लिया, एक और उपाधि लिया था तो ये था विक्रमांक उपाधि, एक परम भागवत उपाधि। ये 4 उपाधि तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। नाम किस किस नाम से जैसे होता है ना पुकारा जाता है, तो देवगुप्त के नाम से पुकारा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवराज के नाम से पुकारा जाता था, देवश्री के नाम से पुकारा जाता था। आप ही का नाम कहीं होगा, घर का कुछ होगा, स्कूल का कुछ होता है, तो ये नाम जो है पुकारा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। शासकों में अगर देखा जाए, गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य की उपाधि लिया ही था, और स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्लियर हो गए? तो इससे ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। आगे चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के प्रति, ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रति, क्योंकि संगीत बजाता था, बीना बजाता था, इसको शौक था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो हाँ, ये जो मुद्रा जो था, ये सिक्का जो बनाया था उस पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है, दिखा है, ये जान लीजिए, पता चला है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक
है। मतलब संगीत के प्रति बताया गया कि हाँ भाई, सिक्के के प्रति देखा गया तो देखा गया समुद्रगुप्त बीना बजा रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसे प्रेम था संगीत से। ये हो गया। आगे चलते हैं, इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई। कविराज की उपाधि किसे मिली? समुद्रगुप्त को मिली। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, तो क्या कहा गया इसे? उपाधि किसकी उपाधि मिली? तो कविराज की। एक उपाधि तो आप जान गए, ऊपर पढ़े थे ही, विक्रमादित्य की उपाधि ये भी लिया था, ये जानते ही हैं। आगे आओ चलते हैं, उपाधि प्रदान की। अपनी विजयों के पश्चात, जब विजय हो गया, जीता था कई राज्यों को, विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा याद रखिएगा पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की। देखिए, और दूसरी बात कि समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसकी उपाधि अभी इसमें कितना पढ़े, तो कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि कौन धारण किया? समुद्रगुप्त धारण किया। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था? समुद्रगुप्त करवाया था। समुद्रगुप्त पूछेगा कि गुप्त वंश में अश्वमेध यज्ञ कौन सा राजा करवाया था, कौन सा शासक, तो आप बताइएगा समुद्रगुप्त। क्लियर हो गया? आगे चलिए, आगे बात करते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद में था ना, अब तो प्रयाग हो गया, तो प्रयाग प्रशस्ति ही ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले प्रयाग प्रशस्ति ही था। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धि का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त का दरबारी मतलब माना जाता है, दरबार में रहता था हरिसेन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख बहुत अच्छे से किया है, ये जान लीजिए। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। अब क्यों कहा गया, चलिए जान लेते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा है। पूछता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ इतिहासकार ने कहा था। अब अपने पुस्तक में जो है अपनी कृति में क्या लिखा है, कौन सा किताब लिखा है अपनी कृति, मतलब कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है लिखा है, याद रखिएगा, और उसी में चर्चा किया है समुद्रगुप्त का, भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ है। ये तो सच बात है कि गुप्त का वास्तविक तो मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार मतलब बाहरी क्षेत्र तक चले, भारत के और हिस्से में चले, देखिए दक्षिण क्षेत्र में यही करेगा कब्जा, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, ये करेगा। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक अगर विस्तार की बात करें ना, तो समुद्रगुप्त के ही समय माना जाता है। अब चलिए, आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान जो है इसी के समय हुआ था, समझ गए? तो आपसे पूछेगा आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान जो है समुद्रगुप्त के ही समय हुआ था। और जान लीजिए, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे, याद रखिएगा। मतलब जान लीजिए कि दक्षिणापथ के जो 12 शासकों पर विजय जो किया था, उसका जो है सैन्य अभियान थे, समझिए, उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। ठीक है, और प्रमुख सैन्य अभियान था, कौन कौन था? तो देखिए, आर्यवर्त का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय, ये सब जो है इसका सैन्य अभियान था। आगे कैसे बढ़ना है, कैसे कब्जा करना है, तो ये अभियान याद रखिएगा। गुप्त की विजय नीति जो थी बहुत अलग ढंग से थी, और ये जो नीति थी ये परिचारी का कृति नीति भी मानी जाती है, जो कि परिचय करिए, कॉन्टेक्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब अपना परिचय बढ़ाइए, उनसे मदद कीजिए और मदद लीजिए वाला सेंस था, ये जान गए। ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब कहने का मतलब ग्रहण करना है, अनुग्रह भी कर सकते हैं और ग्रहण करना भी है, अगर नहीं तो माफी का भी इसमें था कि ग्रहण करके माफ करके फिर राज्य उन्हीं को करने दीजिए, फिर लेकिन मेरे अकॉर्डिंग करिए, इस तरह का सेंस में आता है। आप इसे अर्थ भी बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं। कन्योपायन मतलब विवाह करके वो संबंध बनाते थे, रिश्ते संबंध बना के जो है वो राज्य को अपने में विलय करते थे। तो ये सब नीति जो था ये समुद्रगुप्त का था, इसलिए विस्तृत रूप से बहुत सर्वाधिक विस्तार हुआ था इसके समय में, गुप्त वंश में। तो बात करते हैं 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को
नाम दिया गया था। तो रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था बता सकते हैं? तो रूपक दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी पूछता है कि गुप्तकालीन जो बात करते हैं, गुप्तकालीन समय की बात करते हैं, उस समय रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूप्यक या रूपक का नाम दिया गया था। ये आप जान गए। इन्हें जारी करने वाला प्रथम जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। तो याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि रजत जो मुद्रा आप देख रहे हैं, रजत मुद्रा जो है गुप्त काल में जो है रूपक के रूप में जाना जाता है, जो कि किसने जारी की थी? तो याद रखिएगा, पहली बार जारी हुआ था वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ये क्लियर हो गए? चलिए अब बात करते हैं कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने मतलब इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण करवाया। तो देखिए गुप्त वंश में अगर बोलेगा कि प्रथम शासक कौन था जिसने रजत मुद्रा का इस्तेमाल किया, तो वो किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जाना जाता है, ये जान लीजिए। और इसने क्या किया कि जो शक मुद्राओं की भांति, शक भी ये रजत मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, ये भी जान लीजिए। तो शक मुद्राओं की भांति ही रजत मुद्रा को भी उत्कीर्ण करवाया था। याद रखिएगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को जो है दिनार कहा गया था। तो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और रजत मुद्रा को क्या कहा गया आप बताइए? तो वो कहा गया हमारा रूपक। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। तो गुप्त काल का सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो बताइए कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है बयाना से। बयाना से मिला है। बयाना कहाँ है? तो ये भरतपुर मतलब राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से ये मिला है। तो राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से मिला है। और वो भी भरतपुर के कहाँ पे? तो बयाना क्षेत्र से मिला है। मतलब राजस्थान में बयाना क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, उसी जगह से ये मिला है। सर्वाधिक सिक्के मिले हैं गुप्त काल के। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलिहत ज्योतिष से संबंधित था? फलिहत ज्योतिष से संबंधित था, बता सकते हैं? तो और कोई नहीं, ये जो था छपनक था। छपनक था। तो छपनक जो था वही आप याद रखिएगा फलित ज्योतिष से संबंध रखते थे। अब चलिए जानते हैं तो ये कौन थे भाई? तो ये देख लीजिए, छपनक जो है फलित ज्योतिष के विद्वान थे। तो फलित ज्योतिष याद रखिएगा, ज्योतिष के विद्वान थे कौन? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय है वो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, तो ये आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर दरबार की बात करें या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात करें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की जो है प्रसिद्धि रही है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी याद रखिए नवरत्न होते थे, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। नवरत्न मतलब 9 होते थे। तो अब अभी जानते हैं, ठीक है। नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। तो इनके नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास रहते थे, याद रखिएगा। नवरत्नों में से एक कालिदास माने जाते थे, सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे। आप चलिए उत्कृष्ट के क्रम में अगर देखा जाए, नवरत्नों की बात करें तो कालिदास हो गए, धन्वंतरी जी हो गए, बारहमिहिर हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, छपनक हो गए, वर रुचि हो गए और बेताल भट्ट हो गए, और 9वें जो हैं लास्ट में घटकर पर हो गए। समझ गए? तो ये 9 थे, नवरत्न मतलब 9 थे। और 9 नवरत्नों का नाम आप जान लीजिए किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और वो 9 रत्नों का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा बारहमिहिर, और चौथा जो है अमर सिंह, और 5वां जो है शंकु, और छठे जो हैं छपनक हैं, और छठे हो गए, 7वें हो गए वर रुचि, और 8वें हो गए बेताल भट्ट जी, और 9वें हो गए घटकर पर हो गए। नाम ही है घटकर पर। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा 11वां प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आप अच्छे से जानते हैं, अभी पढ़े, नवरत्नों की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वही तो होंगे, इसी के समय तो रहते थे। तो ऐसे जैसे कालिदास पूछा वैसे तो ये भी पूछ सकता है, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ब्राह्मीण किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये भी पूछ सकता है कि कालिदास
किस वंश के दरबार में रहते थे, तो गुप्त वंश के दरबार में रहते थे, ये भी हो सकता है। समझ गए? तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब चलिए कालिदास की बात है, तो कालिदास तो बहुत सारा चीज़ है, और ये मैंने अगर रेलवे का देखोगे ना, अगर मेरा जो चल रहा है सीरीज, उसमें ये सवाल किया हुआ है। तो देख लीजिए, बता देते हैं कि कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे और नाटककार थे। तो आपसे पूछेगा कि कालिदास जो थे क्या थे, तो वो संस्कृत भाषा के महान कवि माने गए थे और नाटककार भी माने जाते हैं। समझ गए? ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे, याद रखिएगा। ये हो गए, तो आप जान गए। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर जो है कहाँ भेजा था, किसके दरबार में भेजे थे, तो याद रखिएगा कंतूल नरेश के दरबार में भेजा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। किसको भेजा था? कालिदास को। और किनके यहाँ भेजा था? कंतूल नरेश के दरबार में। क्लियर हो गए? रिपीट कर रहा हूँ, कालिदास के प्रमुख जो काव्य ग्रंथ है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं, और नाटक का भी बात करेंगे। 3 नाटक की चर्चा भी होगी और एक काव्य ग्रंथ की बात होगी। तो काव्य ग्रंथ एक नहीं है, यहाँ पे 4 काव्य ग्रंथ की चर्चा है। तो काव्य ग्रंथ की बात करते हैं, कौन कौन काव्य ग्रंथ जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रघुवंशम जो है ये काव्य है, काव्य ग्रंथ है इनका, किनका? कालिदास द्वारा जो है लिखा गया है, याद रखिएगा। कुमार संभव ये भी जो है आपका काव्य ग्रंथ है कालिदास द्वारा। मेघदूतम भी कालिदास द्वारा लिखा गया। संहारम भी जो है याद रखिएगा काव्य ग्रंथ है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास द्वारा आगे काव्य ग्रंथ को जान लीजिए। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहारम बोला जाता है, संहारम। क्लियर हो गए? अब चलिए कालिदास की और बात करते हैं। तो कालिदास के नाटक की बात करते हैं, कौन कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कि आप जानते हैं, और यही सवाल पूछा था एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर 2016 में, यही सवाल पूछा हुआ था कि किसने लिखा था मालविका गिनमित्रम, तो ये कालिदास लिखे थे, यही सवाल पूछा था। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम से भी सवाल बन चुका है, मालविका गिनमित्रम से भी पूछ चुका है, और एक और है जो है विक्रमोर वर्षियम बोला जाता है, जो कि ये सब क्या था? नाटक था। किसका लिखा हुआ? कालिदास का। तो कालिदास का अगर नाटक का नाम पूछे तो अभिज्ञान शकुंतलम टिक लगा दीजिएगा, मालविका गिनमित्रम लगा दीजिएगा, अब विक्रमो वर्षियम लगा दीजिएगा। क्लियर हो गए? याद किया कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहारम भी जो है इनका काव्य ग्रंथ था, किनका? कालिदास का। और जान लीजिए कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो है सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था, मतलब 1789 में किया हुआ था। किसका? शकुंतलम का किया हुआ है अनुवाद यूरोपीय भाषा में। कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। पतन मतलब समाप्त होना, पतन मतलब एक बंदरगाह होता है, एक समाप्त होना, समाप्त की ओर मतलब पूछ रहा है आपको। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये थी गुप्त काल का ही, क्योंकि गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल तो दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रमिक पतन होने लगा, मतलब अब गुप्त काल का भी अंत तो आने का समय आ रहा था ना। चलिए आप जानते हैं। तो देखिए इसमें है गुप्त काल में पाटलिपुत्रा, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर जो है अग्रसर हुए, मतलब पतन की ओर, समाप्त होने की ओर शुरू हो गया था। संपूर्ण गंगा घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। सोचिए जो समृद्ध थे वो गुप्त काल में छोड़ दिया गया था उस क्षेत्र को। तो भाई पाटलिपुत्रा भी उसमें आता था, मथुरा भी आता था, तो समझिए पतन की ओर। क्या हुआ? गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण जो केंद्र थे इस काल में, मतलब गुप्त काल में, हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते थे। मतलब हास्य के मतलब हानि की ओर तो जा ही रहते, तो यही प्रमाण जो है प्रस्तुत करते थे। तो जान गए। अब गंगा क्षेत्र का चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हो तो गड़बड़ तो होगा। तो सुन लीजिए कि गुप्त शासकों की राजकीय दरबारी भाषा थी। बताइएगा गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, मतलब दरबारी भाषा क्या थी, तो आप जान लीजिए संस्कृत था गुप्त वंश का, याद रखेंगे। चलिए आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि गुप्त शासक की राजकीय भाषा मतलब दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आप जानते हैं। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है, और कला और साहित्य के कारण ही गुप्त वंश को कहा जाता है क्लासिकल युग या स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, कौन से वंश को, तो गुप्त वंश को।
समझ गए? क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के कारण कहा जाता है। क्लासिकल युग गुप्त वंश को ही कहा जाता है। अगर पूछे संस्कृत जो है इस काल में ही राजभाषा बनी, तो हाँ, ये बात सही है, संस्कृत जो है गुप्त वंश के समय ही राजभाषा बनी, ये जान जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी समय हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं भारत में होगा, और कहाँ, क्योंकि इसी वंश समय की चर्चा है, तो इस वंश में हुआ था। चलिए आप चलते हैं। देखिए, शतरंज जो है उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले जो है चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था। प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करते हैं। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में जो है उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है, ये जान लीजिए। शतरंज जो नाम सुनते हैं वो जो है व्यूह रचना का संस्कृत जो है नाम है, व्यूह लगा था। अब सुनिए, गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव जो है भारत में हुआ था। अब सोचिए, गुप्त वंश के काल में हुआ था, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बताइएगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है एरेन से, एरेन अभिलेख से मिला है, याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो देखिए, सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के जो है भानुगुप्त के एरेन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो आगे तो सवाल क्या क्या बना देख लीजिए। तो आगे तो सती प्रथा का जो अभिलेख मिला है वो कब साक्ष्य मिला है? तो 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में मिला है, तो वो किसके अभिलेख थे? तो भानुगुप्त के अभिलेख थे। और उस अभिलेख का नाम क्या है? तो एरेन अभिलेख है। तो भानुगुप्त के जो है एरेन अभिलेख से ये प्राप्त होता है सती प्रथा के बारे में। आप जान लीजिए कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो एरेन नामक जो है ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अब ये जो आप उल्लेख जानते हैं, एरेन अभिलेख की बात करते तो है कहाँ? तो एरेन नामक जो ऐतिहासिक जो स्थल है वो जान लीजिए। एरेन अभिलेख जो है भानुगुप्त द्वारा जो किया गया था वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? सागर जिले में स्थित है। कौन सा? एरेन अभिलेख। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। तो किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, बताइएगा। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वो किया था हेंगशांग ने। किसने? हेंगशांग ने। अब चलिए हेंगशांग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भीनमाल प्राचीन काल में जो है गुजरात राज्य की राजधानी थी। मतलब प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी थी भीनमाल, ये जान लीजिए, समझ गए। और हेंगशांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। मतलब हेंगशांग जो था हर्षवर्धन के समय आया था, ये आप जानते हैं, हेंगशांग हर्षवर्धन। तो हेंगशांग क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चीनी यात्री था वो, याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु था, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था हेंगशांग, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसने भीनमाल की यात्रा की थी। कौन? हेंगशांग ने। अब भीनमाल मतलब गुजरात की यात्रा किया था, ये समझ गए। ठीक है, उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। और इसके यात्रा विवरण की जो है CU की कहा गया। अब हेंगशांग ने तांग शासकों के राजधानी चंगन से क्या किया? भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। कहां से प्रस्थान किया था? तांग शासकों की राजधानी चंगन से वो प्रस्थान किया था। कौन? हेंगशांग। याद रखिएगा, भारत के लिए कब? 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था, मतलब निकला था। और इसके यात्रा विवरण की अगर बात करें तो इसी यात्रा विवरण को, हेंगशांग के यात्रा विवरण को ही CU की कहा गया। क्लियर हो गए। चलिए 17वां क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में जो है वारंगल प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था, बताइएगा। तो ये लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए ये प्रसिद्ध था। अब चलिए जानते हैं क्यों। तो देखिए, तीसरी शताब्दी के वारंगल, जो कि वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना को कहते हैं, मतलब तेलंगाना को कहा जाता है वारंगल। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे यंत्रों या उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। मतलब लोहे के उपकरण बनाते थे, इसलिए वो वारंगल जो क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था, जो कि वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना कहा जाता है, जो कि तेलंगाना जो है आप जानते हैं। वारंगल का किला जो है सन 1199 ईस्वी में बनाना प्रारंभ हुआ था। तो वारंगल में जो एक किला था उसे बनाना शुरू हुआ था, वारंगल का किला भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1199 ईस्वी में बनाना प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। जबकि नींव जो है राजा गणपति ने रखी और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया था। मतलब नींव की बात होगी, मतलब शुरुआत की बात होगी तो राजा गणपति ने शुरू किया थे। 1199 में क्या हुआ था? ये वारंगल का किला का जो है
आरंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और इसका पूर्ण रूप जो पूरा करवाने का काम या पूर्ण करवाने का काम रुद्रमा देवी ने की थी, याद रखिएगा। 1261 में हो गया था पूर्ण, याद रखेंगे। वरंगन जो है 12वीं सदी में जो है कात्कियों की राजधानी थी। तो वरंगल जो था वो 12वीं शताब्दी में अगर पूछे तो कात्कियों की राजधानी थी, कात्कियों की राजधानी थी। कात्कियों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। तो ये पूछता है कि कात्कियों के शासन की बात करें या शासनकाल की बात करें तो आप वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा का जो है अत्यधिक उन्नति हुआ था, ये आप जान लीजिए। और वारंगल जो है कहाँ है अभी, तो तेलंगाना को कहा जाता है, ये जान लीजिए। 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए 8वां प्रश्न है मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये सब थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मोखरी शासकों की राजधानी जो है कन्नौज थी। इस वंश के प्रमुख जो है शासकों में जो है हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ठीक है, वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृह वर्मा थे। तो आपसे पूछेगा कि मोखरी जो शासक है उसकी राजधानी कौन सी है, कन्नौज। अब मोखरी कन्नौज है तो इसके शासक का नाम भी तो जानिए। तो इसके प्रमुख शासक थे कौन कौन, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और गृह वर्मा। ये जो आप शासक हैं बहुत ही प्रमुख थे मोखरी वंश के से, ये इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं कन्नौज का प्रथम मोखरी वंश का जो है सामंत जो है हरि वर्मा था। जो हरि वर्मा देख रहे हैं ना, यही जो है मोखरी वंश का सामंत था, यही शुरू किया था, यही स्थापना किया था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि यही था। अभी तक तो इतिहास में इसी का चर्चा है। तो हरि वर्मा था जो कि कन्नौज का जो है प्रथम मोखरी वंश का सामंत माना जाता है, हरि वर्मा को, ये जान गए। ठीक है, उसने 510 ईस्वी में शासन किया था, मतलब 510 ईस्वी में शासन किया था कौन, हरि वर्मा ने, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हुनों को पराजित कर रखेगा और कर क्या किए थे, पूर्वी भारत को उसके आक्रमण से बचाए थे। पूर्वी भारत के आक्रमण से बचाए थे ये लोग मोखरी शासक जो थे, समझ गए। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका, बताइएगा किसने रोका था, बताइए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष जो था, हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका, किसको मजाल हुआ, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिए थे, याद रखिएगा, किसे, हर्ष को। तो जानकारी लेते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध हुआ था। तो कि हर्ष और चालुक्य के जो शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्लियर हो गए। तो आपसे पूछेगा नर्मदा नदी के तट पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ, तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। आगे बात करते हैं, जिसमें हर्ष की जो है पराजय हो गई थी, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, ये जान लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय की जो है ऐहोल प्रशस्ति एवं हिंगशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। तो हिंगशांग का विवरण भी मिलता है हर्ष के काल में, याद रखिएगा। हर्षवर्धन हिंगशांग हर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हर्ष पराजय हो गया था पुलकेशिन द्वितीय से, और ये इसकी जानकारी जो है ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है और हिंगशांग का विवरण से मिलता है। क्लियर हो गए, तो ये आप जानते हैं। और इसका शासन काल अगर पूछे तो 609 से लेकर 642 ईस्वी तक बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलें, देखिए 20वां क्वेश्चन है कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी, बताइएगा। तो हर्ष की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज थी। ये आप जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा था, आप जानते हैं, बैठा, तथा क्या हुआ कि अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। इसकी राजधानी अगर देखा जाए पहले तो थानेश्वर था, और थानेश्वर में ये गद्दी पर बैठा, और जैसे ही राज सिंहासन में बैठा उसके बाद क्या किया कि थानेश्वर की राजधानी को हटाकर कन्नौज राजधानी ले गया, आप जान गए। ये तो सवाल बन गए। आगे चलते हैं। हर्ष जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछता है कि हर्ष ने कौन सी उपाधि ली थी, तो शिलादित्य की उपाधि ली थी। चाहे ये भी बोल सकते हैं हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी बने आपको आंसर यही होगा, शिलादित्य। ठीक है, इसने जो है परम भट्टारक मगध नरेश की भी उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये धारण किया था भट्टाकर, परम भट्टाकर मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। कौन, हर्षवर्धन ने। खत्म। इसके शासन काल की बात करें
किसके? हर्षवर्धन की शासनकाल की बात अगर करें तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को जो है पुस्तपाल कहा जाता था। अब देखिए 21वां प्रश्न की बात करें, हर्ष के शासनकाल की सूचना किसकी पुस्तकों से वर्णित होती है? तो हम जानते हैं ये होता है कलहंस के पुस्तकों से। समझ गए? हर्ष के शासनकाल की सूचना अगर बात करें तो ये कलहंस से मिलती है। ठीक है? हेंगसांग से तो आप जानते हैं कि पराजित हुआ था, उसकी चर्चा भी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय से, तो वो तो बात अलग है। लेकिन हर्ष का शासनकाल की सूचना कहाँ से मिलेगी? तो कलहंस से मिलेगी। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बाणभट्ट की कृति जो है हर्षचरित, बाणभट्ट का लिखा हुआ कृति हर्षचरित, और कलहन की कृति जो है रजत रंगनी में जो है हर्ष के शासनकाल की सूचना मिलती है। तो देखिए दो में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है? बाणभट्ट का लिखा हुआ एक जो है कृति है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था हर्षचरित, और कलहन द्वारा लिखा गया था राजत रंगनी। इसमें जो है किसके बारे में? हर्ष मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल की सूचना मिलेगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, हिंगसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। समझ गए? तो ध्यान रखिए बाणभट्ट ने क्या किए थे कि अपने समकालीन जितने भी शासक थे या पूर्वज थे उनके जीवन वृत्त का भी वर्णन किया था बाणभट्ट, जो कि हर्षचरित लिखे थे। हर्ष ने याद रखिए हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो है नाटकों की रचना किया था। तो याद रखिए हर्ष ने ही किया था खुद। सोचिए हर्ष भी विद्वान था, तो हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों का जो है रचना किया था। तो नाटकों का रचना कौन किया था? खुद हर्ष ने किया था। क्या? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों का रचना किया था। देखिए 22वां प्रश्न बात करते हैं, चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। अब चलिए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो इसके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हिंगसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है? कहाँ की यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब वो पढ़ने गया था, कौन? हिंगसांग। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में क्या पढ़ने गया था? योग शास्त्र पढ़ने गया था। और हिंगसांग किसके समय में था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हिंगसांग आया था, याद रखिएगा। और हिंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त की थी, और कौन सी शिक्षा प्राप्त की? योग शास्त्र की अध्ययन किया था, याद रखें। यहाँ है, आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो आज जान लीजिए उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य जो थे शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र। तो शिलभद्र जो थे क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य थे। किसके समय में? हिंगसांग के समय में, या हर्षवर्धन के समय में, दोनों के समय में बोल सकते हैं। आगे चलिए, हिंगसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। तो हिंगसांग को क्या कहा गया है? शाक्य मुनि, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है, याद रखिएगा। और एक और कहा गया है यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है हिंगसांग को। क्लियर हो गए? अब देखिए 23वें प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसका था? पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि थी, किसको मिला था? ये खुद किसका था बताइएगा? बहुत अच्छे से समुद्रगुप्त का, ये तो आप जानते हैं। आप चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, और अब तो जाना हुआ तो सिर्फ पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर कहा जाता है, ये आप जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा शासक था। समझ गए? चौथा शासक था जो कि सर्वाधिक विस्तृत भी किया था, और ये प्रथम मतलब सर्वाधिक विस्तृत तो इसी के समय हुआ था, गुप्त वंश। लेकिन याद रखिए गुप्त वंश का चौथा शासक था, ये जान लीजिए। और जानते हैं अपने सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। अब भारत का नेपोलियन से संबोधित कौन किया था? वो अंग्रेज का नाम बताइए, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उन्हें जो है गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है समुद्रगुप्त को, ये जान गए। आगे जानिए, क्योंकि उन्हें प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे, बहुत सारे अभियान चलाए थे जीतने के लिए, ये आप जानते हो। वह अपने पहले आर्यवत युद्ध और दक्षिणा अभियान के लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो 12 शासकों पर कब्जा की बात करता है। आर्यवत के प्रथम और द्वितीय जो है विजय अभियान की बात करता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट था, आर्यवत युद्ध और दक्षिणा अभियान, इसके लिए जाना जाता है कौन? समुद्रगुप्त। चलिए 24वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी महेंद्र नाम था। क्या नाम था? महेंद्र नाम था। और चलिए जानते हैं। तो देखिए 4वीं शताब्दी ईस्वी की बात हो रही है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल
के शासक के रूप में महेंद्र का जो है उल्लेख है ये प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जो था, प्रयागराज तो हो ही गया, तो प्रयागराज में पाया गया समुद्रगुप्त का एक स्तंभ शिलालेख है और यह संस्कृत में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है हरिसेन ने किया था। क्या किया था? हरिसेन ने किया था। ये क्लियर हो गए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में जो है उत्तर जो है सही चयन करना है, तो चयन कीजिए और बताइए। तो देखिए एक तरफ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक और उनके राज्य, ये ध्यान रखना है। तो आप चलिए मिलाते हैं तो क्या होगा। तो धनंजय जो है याद रखिएगा, ये जो है कुस्तलपुर का जो है उनके राज्य हैं, धनंजय का कुस्तलपुर है। ये दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त के समकालीन जो शासक थे समुद्रगुप्त के समय, वो धनंजय थे। धनंजय का नाम सुन रहे हैं, तो धनंजय जो नाम सुन रहे हैं वो तीसरा कुस्तलपुर के राजा थे, ये मतलब राज्य के राजा थे। नीलराज की बात करें, ये भी शासक थे दक्षिण भारत की। तो नीलराज की बात करें तो नीलराज जो थे वो थे कहाँ के? अब मुक्त के। कहाँ के थे? अब मुक्त के। और उग्रसेन की अगर बात करें तो उग्रसेन तो बहुत फेमस है, आप जानते हैं, क्योंकि पालक्का की बात करते हैं और विष्णुगुप्त जो है कांची के थे। तो ये आपको सी में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गए, तो इसमें हमको नहीं लगता मिलान करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10पुर अभिलेख को जाना जाता है। समझ गए? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। और देखिए 10पुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर? विज्ञापन के तौर पर। यह अभिलेख जो है भारत में मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में जो है स्थित है, याद रखिएगा, जिस पर संस्कृत भाषा में मंदसौर के जो है खिचलीपुरा स्थित सूर्य मंदिर की दीवार पर जो है रेशमी साड़ियों से संबंधित विज्ञापन वर्णित किया गया है। 27वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात करता है तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहा होगा यही गलत है, क्योंकि प्रभावती गुप्त जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंध नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त मंदसौर अभिलेख से हैं, पथिक जो है तक्षशिला अभिलेख से हैं, समुद्रगुप्त जो है एरेन अभिलेख से है। अब चलिए इसके बारे में जल्दी खत्म करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित उदयगिरी गुहा जो है उदयगिरी गुहा लेख संबंध रखता है, ये जान लीजिए। जैसे आपका समुद्रगुप्त से एरन अभिलेख मतलब संबंध रखता है, याद रखिएगा। और जानते हैं तो और जानिए। तो देखिए उदयगिरी गुहा में लेख में जो है शनकानिक गणराज्य के प्रमुख शनकानिक महाराज का उल्लेख भी मिलता है। तो शनकानिक गणराज्य के प्रमुख राजा थे शनकानी महाराज, उनका भी उल्लेख मिलता है उदयगिरी गुहा लेख में, जैसे विक्रमादित्य का मिलता है। समझ गए? आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या है कि इस अभिलेख से विवादित होता है, गुहा लेख जो है विवादित है एक तरह से, और विवादित होता है कि गणराज्यों की बात करते हैं, विवादित होता है कि इन गणराज्यों के प्रधान जो हैं राजा अथवा महाराजा की उपाधि धारण करते थे। ये विवादित है, क्लियर तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि राजा या महाराजा जो है उपाधि धारण करते थे, बस इतना जान लीजिए। अब चलिए 28वां प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम का करता है। किसका करता है? कुमारगुप्त प्रथम का करता है। अब जान लीजिए कि मंदसौर प्रशस्ति से गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों का विवरण जो है प्राप्त होता है। तो ये जान लीजिए कि आपका अगर पूछे कि मंदसौर प्रशस्ति जो है कौन शासक का चर्चा करता है, तो ये कुमारगुप्त का चर्चा करता है। गुप्त काल का शासन कुमारगुप्त का जो है शासन का उपलब्धि का वर्णन करता है, विवरण प्राप्त होता है कुमारगुप्त का, जो कि कैसे शासन किया, किस तरह से, ये विवरण मिलता है किसमें? मंदसौर प्रशस्ति में, यही दिखाया गया। इसमें जो है लाट देश के रेशम के व्यापारियों का जो है 10पुर में आकर बस जाने का भी वर्णन मिलता है, किसमें? मंदसौर प्रशस्ति में। तो मंदसौर प्रशस्ति में जो है लाट देश से रेशम के व्यापारियों का भी जो है 10पुर में आकर जो है बस जाता है। 10पुर कहाँ? एमपी की बात कर रहा है, वहां के बस जाता है, उसका वर्णन मिलता है, ठीक है, इसी अभिलेख में। यह अभिलेख जो है तत्कालीन जो है साहित्य संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये जो अभिलेख है, मंदसौर जो प्रशस्ति देख रहे हैं, यह जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 29 प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाहक भी कहा जाता था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
वैश्य को कहा जाता था। वैश्य को, तो चलिए इनमें जानते हैं कौन कौन आते थे वैश्य। तो सातवाहक, ठीक है, सातवाहक जो होते थे वैश्यों की मंडली का एक प्रमुख होता था। तो मंडली का प्रमुख होता था, उसी को कहा जाता था सातवाहक। मतलब वैश्यों का मंडली होता था, मंडली कहिए। तो कैसे मंडली, कौन कौन होते थे इसमें सम्मिलित होंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, तो वैश्यों की मंडली का जो है प्रमुख होता था, ये जान लीजिए, जिसे सातवाहक कहा जाता था, जो आचरण के उचित नियमों का पालन करता था, अपने आचरण के उचित नियमों का पालन करता था, ये जान लीजिए। अब वैश्य मुख्य रूप से कृषक होते थे, व्यापारी होते थे, या जमींदार होते थे। यही तीन होते थे, कृषक कहिए, व्यापारी व्यापारी कहिए, या जमींदार, यही तीन होते थे, ये जान लीजिए। अब वैदिक काल के बाद में वैश्यों ने विभिन्न प्रकार की मंडलियां विकसित की थी, विभिन्न प्रकार के मंडलियों का विकसित किए थे, मंडली बनाए थे इन लोग। कृषि लोग जो थे, व्यापारी जो थे, जमींदार जो थे, ये सब कैटेगरी में आते थे, उन्हीं को कहा जाता था। जिन्हें अन्य वर्णों द्वारा जो है अनाहुत प्रवेश से बचने के लिए श्रेणी, नगमा और पुगा के रूप में जाना जाता था। तो देखिए, भारतीय यात्रा, देखिए यहाँ पे भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक चिकित्सालय का उल्लेख किया है। यह स्थित था कहाँ, बताइएगा। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में चिकित्सालय की बात किया गया है, फाहियान ने किया है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, फाहियान ने पाटलिपुत्रा में 3 वर्ष और ताम्र लिपित के बंदरगाह पर 2 वर्ष बिना अवरोध के जो है संस्कृत का अध्ययन किया था। समझ गए। तो फाहियान जो आया था आगे पाटलिपुत्र, फाहियान किस किस में आया था, ये कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बताइएगा, फाहियान ने क्या किया, पाटलिपुत्र आया। पाटलिपुत्र जब आया था तो वो 3 वर्ष के लिए आया, 3 वर्ष रहा पाटलिपुत्रा में, और ताम्र लिपित के एक बंदरगाह है, बंदरगाह पर जो है 2 वर्ष बिना अवरोध के जो है संस्कृत का अध्ययन किया था, ये जान लीजिए। पाटलिपुत्रा में ही उसने एक चिकित्सालय का भी वर्णन किया है। आप जान लीजिए, जहां पाटलिपुत्रा में रहता था वहां का ही वर्णन किया है, जो परोपकारी नागरिकों के द्वारा संपन्न हुआ था, मतलब अच्छे नागरिकों द्वारा ये बनाया गया था, जहां सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित गरीब और असहाय रोगियों का ध्यान रखा जाता था। समझ गए। तो यही चर्चा किया है फाहियान ने। 31वां प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप, ठीक है, कुलियावाप, ठीक है, कुलियावाप या द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, क्या निर्दिष्ट करते हैं। द्रोणावाप और कुलियावाप ऐसे बोला जाता है, ठीक है। क्या निर्दिष्ट करते थे, तो ये करते थे भूमाप को कहा जाता है, ठीक है, भूमाप को निर्दिष्ट करते थे। अब जानते हैं, देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुलियावाप बोला जाता है, द्रोणावाप बोला जाता है। वाप वह है ना, वाप, ठीक है। द्रोणावाप शब्द जो है भूमि की माप को निर्दिष्ट करता है, भूमि के माप के लिए, तो ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, कुलियावाप जो है अनाज का एक कुल बोने के लिए आवश्यक क्षेत्र था, याद रखिएगा। और एक द्रोणावाप जो था वो अनाज का वाप बोला जाता है, वाप, ठीक है। अनाज का एक द्रोण बोने के लिए जो है आवश्यक क्षेत्र था, ठीक है, आवश्यक क्षेत्र था। ये क्लियर हो गए करने के लिए, समझ गए। चलिए, वो थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये माप की बड़ी दूरियों के लिए उपयोग होती थी, ठीक है, और छोटी दूरियों के लिए जो है अंगुला एवं हस्तपदों का प्रयोग होता था। जैसे छोटी दूरी का क्षेत्र आपको नापना है तो अंगुला से कर सकते थे, नहीं तो हस्त से कर सकते थे। याद रखिएगा, हस्तपदों का प्रयोग करते थे। देखिए, 32वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या, तो ये ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, विदक भागमा कहते थे, भागमा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं। तो प्राचीन भारत में सिंचाई जो कर थे, कर को कहा जाता था विदक भागमा, भागमा भी कर सकते हैं, भगमा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो भागमा अथवा उदक भाग कहा जाता था, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर होते थे, जिसे हम उदक भाग भी कह सकते थे या विदक भागम भी कर सकते थे, ठीक है, क्लियर हो गए। आगे जानिए, हिरण्य जो है मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था, ठीक है। मौर्य काल में जो है हिरण्य जो था नगद कर माना जाता था। ये जो है, और जान लीजिए कि गुप्त अभिलेख में भूमि कर को जो है उद्रंग अथवा उद्रंग या उद्रंग कहा गया। तो गुप्त काल में जो कहा गया उसे उद्रंग कहते थे, याद रखिएगा। और मौर्य काल में हिरण्य कहलाया, जो कि नगद कर कहलाते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब भूमि कर, यहाँ पे देखिए, सिंचाई के लिए जो होता था प्राचीन काल की बात हो रही है, तो उसमें
उदक उदक भाग कहिए या उदक भागम कहिए। और गुप्त काल अभिलेख में अगर बात करें, भूमिकर की बात करें तो उद्रंग और या उदरंग कहिए, ये होते थे, ये जान गए। प्राचीन भारत की राजपूत युगनी संस्कृत में उल्लेख है, याद रखिएगा, उपरिका भूमि पर अस्थाई तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर था, ये जान लीजिए, उपरिका। समझ गए। 33वां प्रश्न की बात करें तो प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा, चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ठीक है, ये क्लियर हो गए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में देखा जाए तो नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आपसे पूछता है कि गुप्त काल की बात करें, गुप्त राजवंश की बात करें, तो उस समय जो देखा जाए तो नगर, घंटाशाला और कदूरा और चौल जो थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में ये जाने जाते थे उस समय, गुप्त काल के समय। और देखिए, चौल गुप्त वंश के बंदरगाहों में से एक है। चौल गुप्त वंश के बंदरगाहों में से एक थे। तो गुप्त वंश में कौन एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था? चौल, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। जबकि जो चौल देख रहे हैं ये विदेशी व्यापारी बंदरगाह था, विदेश से व्यापार होते थे उस जगह का बंदरगाह कहते हैं। अब देखिए, कदूरा जो था और घंटाशाला जो था वो पांड्या क्षेत्र के बंदरगाह थे, पांड्या क्षेत्र के बंदरगाह थे। और गुप्त वंश के कौन थे? चौल थे, ये ध्यान रखना है। और पांड्या क्षेत्र के अगर देखें तो कदूरा और घंटाशाला बोलिएगा। आगे बात करते हैं। अन्य प्रमुख जो है प्राचीन कालीन बंदरगाह जो था, जिसमें फेमस जो है अरी के मेडू बहुत फेमस था, भरूच, कालीकट जो कि फेमस था आप जानते हैं, लोथल और मुजीरियस और पुमपुहर और तुतीकोरिन जो कि अभी भी जाना जाता है तुतीकोरिन बंदरगाह के नाम से आप जानते हैं। तो ये सब जो था बहुत ही प्राचीन बंदरगाह है जो कि अभी भी नाम इसका मिलता है, आपको मिलेगा भी। तो चलिए आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देखिए 34वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान है, तो इसमें विचार कीजिए, बताइए कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि सम्मिलित करना है, उपरोक्त में से सही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आप बताइए, गिरनार जो है गुजरात में है, तो ये तो क्लियर हो गया, तीसरा तो सही होगा, जिसमें तीसरा है वो सही है, तो ये तो कटम खटपुट। ठीक है, अब बताइए और क्या था, बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, एक जो है भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, तो एक जो है सही है। और ये द्वार समुद्र जो है, थानेश्वर, ये सब जो है आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए, विशाल जो है मध्य प्रदेश, ये सही है। द्वार समुद्र जिसे हले बीडू बोलते हैं, ये कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना है। गिरनार गुजरात में है, आप जानते हैं। स्थानेश्वर जो है ये आपका हरियाणा में है, अब जानते हैं, क्लियर हो गया। तो ये तो आपको खत्म हो गया गुप्त। देखिए, गुप्त काल की अगर महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो ये सब याद कर लीजिएगा, जिसमें मालविका गिनमित्रम जो है कालिदास का लिखा हुआ है, ये आप जानते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है, मेघदूतम भी कालिदास का है, ऋतु संहारम भी कालिदास का है, कुमार संभव भी कालिदास का है, रघुवंशम जो है कालिदास का ही है, आप अच्छे से जानते हैं।